आज जो हमारा टॉपिक है कक्षा 10 के लिए है, जो कि फिजिक्स है। ठीक है, तो हम लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं पार्ट 2 तक। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1 प्रकाश का पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग बता चुके हैं कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश किरण क्या होती है, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, ये सभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो पार्ट 3 में क्या पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक ना, प्रकाश कैसे परावर्तित होती है, इस चीज को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा होती है कि जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक ना, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, ठीक है, किसी एक माध्यम से चलकर किसी चिकने सतह पर टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो यहां से परिभाषा लिखते पहले, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर किसी चिकने सतह से टकराकर, किसी चिकने सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक ना, ये चीज हो गया परिभाषा। ठीक, करे कि जब कोई प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश की किरण ले लेंगे, किसी माध्यम से चलकर, माध्यम कैसा होना चाहिए, ठोस हो सकता है, वायु हो सकता है, कांच हो सकता है, ये सभी माध्यम होते हैं, चलकर किसी चिकने सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं चित्र से। जैसे कि ये एक चिकना सतह हो गया, ठीक है, और वह चिकना सतह कैसा होना चाहिए, अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब कि जिनसे प्रकाश की किरणें आर पर न निकल सके, यानी कि आर पर नहीं निकलने के लिए इसके एक भाग की ओर कलई किया जाता है। कलई मतलब पॉलिश या फिर पेंट। ठीक है, ये हो गया। अब इस पर कोई भी प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यदि कोई सतह अपारदर्शी होगा जिनसे प्रकाश की किरण आर पर नहीं निकलेगी, तो उस सतह पर प्रकाश की किरण टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट आएगी। उसी माध्यम का मतलब कि ये ऊपर का माध्यम कुछ अलग है और नीचे का माध्यम अलग है, यानी कि इसी माध्यम से निकलकर इस पर टकराई और इसी माध्यम में वापस निकल गई। तो टकराने के बाद कुछ इस तरह से ये निकल गई। ठीक है, ये ऐसे आई और इस तरह से निकल गई। ठीक ना, तो ये जो किरण आ रही है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक ना, ये जो निकल के जा रही है इसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, अब आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के मिलान बिंदु को एक रेखा विभाजित करती है। ठीक है, एक रेखा विभाजित करती है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब।
जो रेखा विभाजित करते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिलंब। ठीक ना। अब आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है तो उसको हम लोग आई लिखते हैं। ठीक है, आई क्या हो जाएगा? आपतन कोण कहलाता है। ठीक ना, आई आपतन कोण होता है। ठीक है, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आर कहते हैं। इस आर को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। ठीक ना, परावर्तन कोण। तो ये हो गया हम लोग का क्या चीज? प्रकाश का परावर्तन। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे ये किरण यहाँ से आई और इस पे सतह पे टकरा करके वापस इसी माध्यम में निकल गई तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। और जो किरण सतह पर आ रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जो वही किरण टकरा करके वापस उसी माध्यम में निकल गई तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के मिलान बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाते हैं उसे क्या कहेंगे? आपतन कोण। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा और ये फिगर से समझ लिए। ठीक है, अब परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम। ठीक ना, परावर्तन के दो नियम। तो परावर्तन का पहला नियम क्या होता है? प्रथम नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर तथा एक ही सतह पर होते हैं। ठीक है, तो प्रथम नियम ये हो जाएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर होते हैं। ये प्रथम नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों का बिंदु एक ही है, इसे प्रथम नियम कहेंगे। द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम, ये द्वितीय नियम क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक ना, यानी कि कोण I इक्वल टू कोण R। ठीक है, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका कहने का मतलब है कि जितने कोण से आपतित किरण आएगी उतने ही कोण से ये बाहर की तरफ निकल जाएगी, यानी कि परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि ये 45 का होगा तो यह भी 45 का होगा। तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के दोनों नियम। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ठीक ना। गोलीय दर्पण, गोलीय का मतलब होता है एक गोले से संबंधित होता है, ठीक है। तो किसी कांच के खोखले गोले, कोई भी कांच होगा वह कैसा होना चाहिए, खोखला होना चाहिए, और उस खोखले कांच के किसी एक भाग को काटकर, ठीक है, किसी भी एक भाग को काटकर उसके एक भाग को कलई तथा दूसरे भाग को परावर्तक युक्त बनाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण, ठीक है। जैसे परिभाषा लिखें, किसी कांच के खोखले भाग को काटने पर उसके एक भाग पर कलई या पालिश कर दिया जाए। पालिश, एक भाग पर कलई या पालिश तथा दूसरे भाग को परावर्तक युक्त बनाया जाता है तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक ना। यानी कि कोई भी कांच का खोखला गोला ले लिया जाए, उसको बीच से या फिर किसी एक साइड से उसको काट करके, जो कटा हुआ भाग है उसके एक भाग को क्या कर दे, कलई कर दे या फिर पालिश कर दे या फिर पेंट कर दे, और दूसरे भाग को क्या कर दे, परावर्तक युक्त बनाए, तो ऐसे दर्पण को हम लोग क्या करते हैं, गोलीय दर्पण। जैसे कि यही है गोलीय दर्पण, खोखला है, इसके एक भाग को यहाँ से बीच से काट दिया जाएगा तो कुछ इस तरह का ये दिखेगा, ठीक है, कुछ ऐसे दिखेगा। अब इसके एक भाग को कलई यानी कि पेंट करना है, तो मान लिया जाए कि इस भाग को हम लोग क्या कर दें, कलई कर दिया गया, और दूसरे भाग को क्या कर दिया गया, परावर्तक युक्त बनाया गया, ठीक है। इसी को इस तरह से भी कर सकते हैं, इधर से कलई कर दें, इधर से कलई नहीं करेंगे क्योंकि एक नियम होता है, इसको ऐसे बनाए, इस तरह से ये कलई कर दिया गया, ठीक है। क्यों एक ही साइड कलई किया गया है, क्योंकि एक चीज याद रखना है, क्योंकि हमेशा प्रकाश की किरणें बाईं ओर से ही डाली जाती है, ठीक है, तो इसीलिए हमेशा इस दाएं साइड में ही कलई करते हैं, ठीक। तो ये चीज हो गया गोलीय दर्पण, यानी कि किसी कांच के खोखले भाग को काटने पर, किसी भी साइड से काट दे, इधर से काट दे, इधर से, बीच में से, कहीं से भी काट सकते हैं, ठीक है। काटने पर तो यहां से अगर काटे तो कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। अब इस कटे हुए भाग, एक भाग को क्या कर दे, कलई कर दे, पालिश कर दे, और दूसरे भाग को क्या किया जाए, परावर्तक युक्त बनाया जाए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। आ गया समझ में। तो चलिए, अब जो गोलीय दर्पण होता है वह दो प्रकार का होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, ठीक ना। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक। तो अवतल का मतलब होता है कि वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक या फिर परावर्तन किसी दबे हुए तल से होता है, ठीक है।
वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन किसी दबे हुए तल से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। तो पहला हेडिंग अवतल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन किसी दबे हुए तल से होता है। ठीक है, दबे हुए तल से होता है अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो ये चित्र बना दें। परावर्तन किस सतह से होना चाहिए? दबे हुए तल से, यानी कि उभरे हुए भाग पर क्या होना चाहिए? कलई होना चाहिए। ठीक है, ये एक अभिलंब डाल दें और यहां से ये किरण आई और ऐसे निकल गई। ठीक ना? ठीक, तो ये क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। ठीक ना? तो यहां से परावर्तन किस सतह से हो रहा है? दबे हुए भाग से, यानी कि ये भाग दबा हुआ है और ये भाग उभरा हुआ है। तो जिस दबे हुए भाग से परावर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। ठीक, दूसरा चलते हैं उत्तल दर्पण। इसको मिटा दें। दूसरा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण ठीक अवतल दर्पण का उल्टा होता है, यानी कि वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसे कि ये हमारा हो गया गोलीय दर्पण, उभरे इस तरह नहीं बनाए, इसको ऐसे बनाए। ये हो गया हम लोगों का गोलीय दर्पण। आज परावर्तन किस सतह से होगा? उभरे हुए तल से, यानी कि दबे हुए भाग को हम लोग क्या कर देना है? कलई कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया विलंब। ठीक, और यहाँ से ये किरण आई और इधर से ये टकरा के निकल गई। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा हम लोग का? उत्तल दर्पण, यानी कि परावर्तन किस सतह से हो रहा है? उभरे हुए भाग से हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। ठीक, एक और दर्पण होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें एक भाग को कलई किया जाता है, दूसरे भाग को परावर्तक युक्त बनाया जाता है। तो वह क्या कहलाता है? समतल दर्पण। यानी कि समतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें एक भाग को कलई तथा दूसरे भाग को परावर्तक युक्त बनाया जाता है।
बनाया जाता है समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, यानी कि वह समतल दर्पण कुछ इस तरह का होगा, एक भाग को कलई कर देना है और दूसरे भाग को क्या करना है, परावर्तक युक्त, यानी कि ये भाग नीचे वाला कलई हो गया, पेंट हो गया, और दूसरा भाग परावर्तक युक्त, यानी कि ये कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, ये कोण आई, ये कोण आर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, समतल दर्पण। ठीक है, प्लेन मिरर। तो ये हो गया हम लोगों का गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। ठीक, तो यहां तक कंप्लीट हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वह होगा दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, तो आप अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, तो आप लोगों से नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।